नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश बोले बजट में आपका स्वागत है। बजट पेश होने वाला है और बजट के पेश होते ही लोगों की उम्मीदें एक बार फिर उछाल ले लेंगी, क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसके बाद जो आएगा वो वोट ऑन अकाउंट आएगा और इसीलिए इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया, क्या थे उनके वादे, क्या थे उनके इरादे, ये भी जानेंगे, इस पर भी लेखा जोखा लेंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, जो कि चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ कई सारे और लोग हैं। मेरे साथ शरद कोहली जी है, जो कि इकोनॉमिस्ट है। मेरे साथ सचिन गोयल जी है, जो कि सीए हैं। मेरे साथ प्रशांत भाई सोलोमन है, जो कि सीएमडी है चिंतल्स ग्रुप के। पराग अग्रवाल है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है और साथ ही साथ सीएमडी है जनाजल। ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो एटीएम के थ्रू जल प्रोवाइड कराता है छोटे इलाकों में। मेरे साथ हरचरण सिंह जी है, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ अश्विनी राणा जी है, बैंकिंग एक्सपर्ट है। मेरे साथ वंदना कार्ला जी हैं, हाउसवाइफ हैं। और अनिल कुमार जैन साहब हैं, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 4 साल एक लंबा वक्त, फेयरली अच्छा वक्त आपको शासन के लिए मिला। इस 4 साल में देश को क्या मिला? देखिए, अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो देश के इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक और टैक्स रिफॉर्म्स इस दरमियान सरकार ने किए। सबसे बड़े निर्णय, जीएसटी हो या नोटबंदी, वो किया। सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें कि 18 करोड़ लोग और एडिशनल ऐड हुए, जो कि इंक्लूड हुए, जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं थे। तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो मैं मानता हूं कि ये पिछले 3 साढ़े 3 साल भारत के इतिहास में आर्थिक दृष्टि से एक युगांतकारी थे, जिसे कहते हैं ना, एपॉक मेकिंग टाइम था। और उस टाइम का हमें समाज के सबसे निचले स्तर से लेके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अनेक सकारात्मक संकेत मिले। मैं सिर्फ एक छोटा सा बात कहूंगा, अभी आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि नेक्स्ट ईयर भारत एक बार फिर चाइना को सरपास करते हुए वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। तो मैं ये मानता हूं कि इन 3 वर्षों में बड़े भारी परिवर्तन, और मैं एक और बात कहूंगा कि इसमें भविष्य के बड़े परिवर्तनों की आधारशिला भी रख दी गई है। ये कुछ उस तरीके की बात है जैसे कि बड़े ह्यूज चेंजेस अर्ली 90s में हुए थे, जिन्होंने कि भारत की अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर को चेंज किया था, पैराडाइम को चेंज किया था, मूलभूत व्यवस्था को चेंज किया था। वैसा मोदी जी की सरकार ने करने में सफलता है। रणदीप जी एग्री करेंगे? लेकिन मेरा सवाल अभी इनसे बचता है और शायद आप वो पूछ सकते हैं कि इससे आम आदमी को क्या मिला। 2 बातें हैं। सबसे पहले पिछले 60 महीने में, जो अभी हो जाएंगे, अभी 4 साल हुए हैं, 48 महीने अभी पूरे नहीं हुए, 44 महीने पूरे हुए। 4 वर्ष में हमें बहुत सारे जुमले मिले, बहुत सारी बातें मिली, बहुत सारे लच्छेदार भाषण मिले, बहुत सारे उपदेश भी मिले। इश्तहारों पर बहुत सारा पैसा भी खर्चा गया, परंतु आम साधारण जनमानस को, खेतीहर किसान को, मजदूर को, एक हाउसवाइफ को, एक साधारण व्यापारी और दुकानदार को, छोटे व्यवसायी को, उसको केवल दुत्कार मिली बड़ी बातों से। जैसा एक बहुत बड़े उद्योगपति ने एक बार मोदी जी को कहने का साहस दिखाया कि केवल बातों से देश नहीं चल सकता, बातों से चल सकता तो आप सबसे कामयाब देश चला सकते, काम से देश चलेगा। बातें कम, काम ज्यादा। तो परंतु यहां केवल बातें, काम कुछ नहीं। और नतीजा यह है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पुराने आंकड़ों के आधार पर लगभग 8.7% पर बढ़ रही थी 10 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में, आपने वो आंकड़े भी बदल लिए, उसके बाद भी आप 6.5% पर रह गए और पुराने आंकड़ों के मुताबिक ये 4.5% होगी। इसलिए अगर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किसी ने किया है तो वो शायद आपकी सरकार ने किया है। मैं ये नहीं कहूंगा अनजाने में किया है। वो जीएसटी और नोटबंदी, जिसको आप सबसे बड़ी खूबी बता रहे हैं, आप आम साधारण व्यक्ति से पूछिए, ये तो उसके गले की फांस बन गई। नोटबंदी ने, जो आप कहते थे ब्लैक इकोनॉमी है, पूरे देश को आपने एक तरह से चोर घोषित कर दिया। इस देश में जो कैश इकोनॉमी है वो ब्लैक नहीं है। और दूसरा,
जीएसटी जो मॉडल हम लागू करना चाहते थे उसके विपरीत एक त्रुटि वाला जीएसटी आपने गब्बर सिंह टैक्स लगाकर एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था में जो मूलभूत क्षेत्र हैं उनको आपने दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा आकलन कम से कम ये है और ये इस देश का आकलन भी है। मैं आपके पास चलूं उससे पहले मैं शरद कोहली जी के पास चलता हूं। शरद कोहली जी, मुझे बताइए, क्या दोनों के पॉइंट आपने सुने? क्या दोनों के पॉइंट में रियलिटीज नहीं है? नोटबंदी के बाद अगर वाकई नुकसान होता तो दोबारा यूपी के व्यक्ति वोट नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी जितने भी देशों में लागू किया गया उसके फायदे के लिए लागू किया गया, तो मैं नहीं मानता। हां, जहां तक बजट की बात है दीपक, जहां तक बजट की बात है वहां पर मैं उनके एक असमंजस की स्थिति वित्त मंत्री के सामने इस समय जरूर है, जो बजट आने वाला है 2 दिन के अंदर, कि अजीब सी कश्मकश है कि दिल किसको दूं, अजीब सी कश्मकश है कि दिल किसको दूं। वो भी आ बैठे हैं और मौत भी आ बैठी है। तो अब दिक्कत यह है कि एक तरफ फिस्कल प्रूडेंस है, आपको यह देखना है कि आपका फिस्कल डिसिप्लिन ना बदल जाए, दूसरी तरफ आपको यह देखना है कि अगले साल इलेक्शन है। तो मुझे लग रहा है एक बड़ी असमंजस सी स्थिति है, पर देश एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, आर्थिक दृष्टि से एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें से जब निकल के आएगा तो एक चमकता हुआ आर्थिक दृष्टि से देश निकल के आना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से मैं इस पॉइंट पर आपके आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी, आपको नहीं लगता कि यह सबसे कश्मकश वाला बजट होगा? क्योंकि एक तरफ तो आपके वो सुधार होंगे जिसको इवेल्युएट करना है हमें, जिसका मूल्यांकन करना है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो जनधन की योजना हो, चाहे आपने जिस तरह से बात की डिमोनेटाइजेशन की, लेकिन सामने चुनाव है। अब लोगों को लग रहा है कि मुझे जो बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाई गई थी उसको आप पूरा करिए, उसको पूरा करने के कसौटी पर शायद आप खरे नहीं हैं। मैं बोलता हूं शायद नहीं, आप खरे नहीं हैं। तो ऐसे में इस असमंजस को जो शरद कोहली जी भी बयान कर रहे हैं, आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जिन चुनौतियों की बात करते हैं तो मोदी जी ने तो अपने पूरे के पूरे राजनीतिक कैरियर में हर समय पे ये चुनौतियां देखी, और अगर हर चीज हम राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर करते तो जैसा शरद कोहली जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव से चंद महीने पहले हमारी सरकार डिमोनेटाइजेशन जैसा डिसीजन लेती, जिसमें कि ये तमाम संभावनाएं थी कि तात्कालिक रूप से लोगों में प्रतिक्रिया हो सकती है जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे खिलाफ जा सकती है, मगर देश के दीर्घकालिक हित में यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट में यह डिसीजन लिया गया और उसके सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक ये बजट है, जिस प्रकार से बुद्धिमत्ता और कुशलता के साथ भारत में बड़े आर्थिक सुधारों का आधार रखा गया है, उसी प्रकार से आप चंद घंटों की बात है, 36 और 40 घंटों की बात है, और उसके बाद देश के सामने जब ये बजट होगा तो वो एक नई तस्वीर, जैसा अभी उन्होंने संकेत किया कि चमकते हुए भारत की तस्वीर की तरफ दिखाई पड़ेगी। आपको लगता है कि एक चमकते हुए भारत की तस्वीर है, जो तस्वीर आपने 44 महीने, आपने कहा 48 नहीं, 44 महीने हुए जो देखी आपने? किसी भी अर्थव्यवस्था के, हम दोनों में या आप में या जो सारे दर्शक बैठे, हम चाहते हैं कि सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, पर देश आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों का आंकलन करना है और बजट में उस आंकलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पेश होता है। देश बता पाए जी सिंह साहब, क्या खेती बढ़ रही है? क्या किसान की आय बढ़ रही है? क्या किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिल गया? क्या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है? उससे एक ये मापदंड है। दूसरा मापदंड, क्या आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है? यह दूसरा मापदंड है अर्थव्यवस्था को बढ़ने का। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब 23 साल में सबसे निचले पायदान पर खड़ी है, यह हम सब जानते हैं। तीसरा है, क्या आपकी क्रेडिट ग्रोथ, अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, वो 13 साल में सबसे निचले पायदान पर है। चौथा है कंजम्पशन, और रूरल वेजेस और अर्बन वेजेस बढ़ रहे हैं। कंजम्पशन गिर गई, रूरल वेजेस कम हो गए, अर्बन वेजेस कम हो गए। ये चारों चीजें क्या करती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में? मैं तो अर्थशास्त्री नहीं, सुधांशु भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो किसान हूं, परंतु ये चारों चीजें आखिर में नौकरी पैदा करती हैं। अगर इंटरनल और इंटरनल कंजम्पशन होगी, एक्सपोर्ट होगा, एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, और एग्रीकल्चर और क्रेडिट टेक ऑफ होगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी तो नौकरियां बढ़ेगी। आज आप दो मापदंड बड़े सीधे आपको मैं बताता हूं, एक साधारण व्यक्ति के तौर पर। किसी दुकानदार या व्यवसायी पर, आपके पड़ोस में सब्जी मंडी है, वहां जाइए पूछ लीजिए, सब कहेंगे धंधा मंदा है। दूसरे दुकानदार से पूछिए, वो कहेगा धंधा चौपट है।
इतने नौजवान यहां बैठे हैं, इनमें से किसी से पूछिए, और आज हर रोज खबरें आती हैं पीएचडी चपड़ासी की नौकरी के लिए खड़े हैं 70-70 हजार 30-30 पदों के लिए। नौकरी है नहीं, क्योंकि इकोनॉमी एक्सपैंड नहीं हो रही। जो एक्सपेंशन की आप बात कर रहे हैं वो 1 दर्जन उद्योगपतियों की है। अगर वो 1 दर्जन उद्योगपतियों की बजाय 10 करोड़ नहीं, लेकिन अगर वो 1 दर्जन उद्योगपति नहीं रहेंगे तो करोड़ों घरों के चूल्हे भी नहीं जलेंगे। जरूर हकीकत है, ये हकीकत है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा मतलब जो है, और मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर 10 करोड़ व्यवसायियों के चूल्हे जलते तो 20 करोड़ रोजगार पैदा होते। 5 या 6 या 7 उद्योगपतियों के एक्सपेंशन से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती। अगर मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, दुकानदार का धंधा और व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नौकरियां घट रही। आपने कई सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया। आपने एग्रीकल्चर को जोड़ा, आपने उसके साथ एमएसएमई को भी जोड़ दिया, आपने उसके साथ बड़े उद्योगों को भी जोड़ दिया, आपने उद्योगपतियों की प्रॉब्लम को जोड़ दिया। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं फार्मर पर। मैं ये जानना चाहता हूं सुधांशु जी, और मेरे ख्याल से काफी पॉइंट रणवीर जी ने उठा दिए जिस पर हम इस बहस को आगे बढ़ाएं और एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर लें। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या कारण है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अभी भी मंदी है और हम इसको महसूस कर रहे हैं। यहां तक मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ था, वहां पर भी हाल ही के दिनों में किसानों में कुछ असंतुष्टि देखी गई। देखिए, जैसा अभी आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, मैं उसी से आगे बढ़ता हूं। पिछले 2-3 वर्षों से भारत में हाईएस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहां थी? मध्य प्रदेश में 18-19% तक। बिल्कुल। और वो तब महत्वपूर्ण है जब हमारी सरकार आई, तब कितनी थी? 3 कुछ प्रतिशत मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी, और अब वो 18-19% के आसपास है। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, पिछले 2-3 क्वार्टर्स में जो नोटबंदी और जीएसटी का दौर था, वित्त मंत्री जी ने उस समय कहा था कि 2-3 क्वार्टर तक इसका संक्रमण काल का कुछ ऐसा प्रभाव दिखेगा जिसकी वजह से हमें ग्रोथ रेट पर नकारात्मक प्रभाव दिखेगा। वो दिखा, परंतु उसके बाद हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि पिछले क्वार्टर से ग्रोथ रेट में राइजिंग का ट्रेंड आना शुरू हो गया। अब एग्रीकल्चर के ऊपर हम ये बात कहते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर में 2 प्रकार की समाधान की आवश्यकता है। एक तो है तात्कालिक, और ज्यादातर सरकारें करती रहेंगी वही कर्जा माफ कर दो और फिलहाल किसान खुश हो जाए और हमको वोट दे दे। एक है कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब देखिए, हमने तात्कालिक समाधान भी देने का प्रयास किया और लॉन्ग टर्म समाधान भी देने का प्रयास किया। तात्कालिक में एक छोटा सा उदाहरण, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया आने के बाद जो इससे पहले आप सुनते थे कि किसान लाइन लगाता था, रात भर लाइन लगती थी, उसके बाद यूरिया की शॉर्टेज होती थी और तमाम मुख्यमंत्री आकर कहते थे नहीं, ये बातें नहीं सुनने को मिल रही। क्यों? क्योंकि अब जो कालाबाजारी होती थी यूरिया की, जो वो केमिकल फैक्ट्रीज में चली जाती थी, वो जानी बंद हो गई। तो आपको एक इमीडिएट समाधान मिल गया। लॉन्ग टर्म का एक उदाहरण देता हूं। हमारी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की और वो प्रोसेस काफी तेजी से आगे चल रहा है। जिस दिन किसान को यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञात होगी कि मेरी इस मिट्टी में कौन सा अनाज बेहतर ढंग से उग सकता है, तो फिर वो वही अनाज उगाएगा, तो उसकी पैदावार भी बढ़ेगी और लागत भी कम होगी। और इसके साथ एक और बात होगी, जब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ समय के बाद हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पे एक डाटा होगा कि कितनी फसलें कहां पे उग रही हैं, तो उसके आधार पर भी किसान को या सुझाव दिया जा सकता है कि साहब आप ये वाली फसल उगाइए, ज्यादा बेटर है। लेकिन तो हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे चल रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही है। अगर वो उगाता है कोई चीज 100 रुपए के अंदर, तो उसकी 150 रुपए में उसकी बिक नहीं रही है। नहीं, मैं इसी पॉइंट पे इसको अंत में यह कहना चाहता था कि जो भी हमारे कदम हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए उठाए गए हैं, उनका असेसमेंट इस शॉर्ट टर्म के ट्रांजिशन फेज के आधार के ऊपर करना उचित नहीं होगा। उचित नहीं होगा। हरवीर सिंह जी, आप क्या कहेंगे? पहला, यूरिया की अवेलेबिलिटी फार्मर्स के पास फुल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो पहले दिक्कत आती थी। इट में भी ये हो सकता है भी वो नीम कोटिंग किया है, इससे मतलब जो है जो नहीं जाता, जैसे इन्होंने बताया। दूसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड, अगर इससे फार्मर्स को हम लिंक कर सकें भी आप यही फसल उगाओ और आपको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे और आप मार्केट से उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको मार्केट रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे।
मार्केट रिफॉर्म्स पे अभी काम नहीं हो रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है वो डिफंक्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, उसमें कोई रोल रहा नहीं है उनका। वो आपको डायरेक्ट कंज्यूमर से, चाहे आप डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेट करो उसको, चाहे आप इसके एपीएमसी के थ्रू करो, आपको उससे लिंक करना पड़ेगा, तब आप फार्मर्स को इनकम पहुंचा पाएंगे। और दूसरी बात ये, भाई आप इरिगेशन के ऊपर 45% इरिगेटेड एरिया है, जैसे बुंदेलखंड की बात की, विदर्भ का एरिया भी साथ में लगता है, वो भी एग्रीकल्चर सा बहुत टाइम मतलब डिफिकल्ट एरिया है। तो इन एरियाज में जो आप इंटरलिंकिंग और रिवर्स कर रहे हैं, जैसे इनका प्रोग्राम है, अगर वो सफल हो जाता है तो उससे किसानों को उस एरिया में। प्रणीत भी, आपने सबसे ज्यादा किसी में अटैक किया, राहुल जी ने किया या कांग्रेस पार्टी ने किया, तो वो रोजगार सृजन था कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ का ही वादा किया था हर साल, 2 करोड़ का, माफ कीजिएगा 2 करोड़ का, मैं कंफ्यूज कर गया फैक्ट में। तो क्या ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इस इलेक्शन का जो 2019 में होगा उसका सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा था। दीपक जी, चुनाव के मुद्दे तो महत्वपूर्ण हैं ही, इस देश के मुद्दे शायद चुनावी मुद्दों से भी महत्वपूर्ण है और दोनों इंटरलिंक्ड हैं, कोई अलग नहीं। जैसा मैंने कहा, अगर 62 करोड़ लोग 125 करोड़ में से आज भी खेती करते हैं, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इस देश में कौन है? एक्चुअली 3 है अगर आप देखो। द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर जो 49% से ज्यादा रोजगार पैदा करता है वो है खेती बाड़ी, उसके बाद है टेक्सटाइल उद्योग, और तीसरा है फिर उसके बाद रेल बाड़ी की बात करें, रूरल वेजेस गिरे। महात्मा गांधी नरेगा का प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पर मजाक उड़ाया। किसान को उसकी फसल की जो और कीमत न देने के साथ साथ उसकी जमीन की कीमत न देने के लिए जो कानून लाए वो पारित न कर पाए हों, पर उसने मंशा को साबित किया। और जिस गुजरात और दूसरे प्रांतों की बात करते हैं, उन्होंने स्टेट अमेंडमेंट से किसान को उस कीमत से वंचित कर दिया। सवाल यह है कि अगर खेती एक्सपैंड नहीं करेगी, इनकम लेवल्स अगर 1.9% रहेंगे बजाय 4 या 5 या 6% तक, तो इस देश की अर्थव्यवस्था कभी नहीं बढ़ेगी। कारण यह है कि 62 करोड़ लोग और 49% एम्प्लॉयमेंट। दूसरा सेक्टर जो है, और इसके साथ साथ पहली बार आप शायद भूल गए और आपके नोटिस में भी लाना चाहूंगा, एक तो नीम कोटेड यूरिया 2009 में आया था, हमने मार्केटिंग नहीं की, आपने मार्केटिंग की, वो ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बार खेती पर टैक्स लगा दिया गया। कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर में खरीदने जाऊं या खेती के उपकरण खरीदने जाऊं तो 12% जीएसटी। अगर कोल्ड स्टोरेज में जैसा आपने बताया मेरे प्रोडक्ट्स को रखूं तो उस पर भी 18% जीएसटी। पहली बार खाद पर 5% जीएसटी। ऐसा क्यों? किसान बाकी चीजों की कीमत डीजल पेट्रोल के टैक्स के उसमें तो देता ही है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, जॉब्स कॉन्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो गए। दूसरा सेक्टर था टेक्सटाइल, धागे पर 12%, कपड़े पर, बुने हुए कपड़े पर 5%। यानी जो बड़ा उद्योगपति धागा बनाता है उस पर तो कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो तो धागा भी बनाता है, कपड़ा भी बुनाता है। से डीसीएम मिल या रेमंड, वो तो कपड़ा धागा भी खुद बनाते हैं, तो उन पे तो 12% लगेगा नहीं, उन पे 5% लगेगा। पर जो खड्डीज हैं, जो सबसे ज्यादा लूम मेकर हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ देश के हर कोने में, उन पर 17% टैक्स लग गया। नतीजा यह है कि सबसे ज्यादा अगर जॉब्स कहीं गिरे तमिलनाडु से लेकर और गुजरात तक, तो वो लुधियाना, पानीपत, आप कहीं चले जाइए, वो टेक्सटाइल सेक्टर में गिरे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ रेट 1.7% है, जो पिछले शायद 52 साल में सबसे कम है। इसलिए फिर नौकरियां कहां से आएंगी? और इसीलिए पीएचडी, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम चपड़ासी की लाइन में खड़े। बच्चों के पास रोजगार नहीं, मां बाप चिंतित हैं। सीएमआई ने एक, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने एक नई रिपोर्ट दी है, शायद पढ़ी होगी क्योंकि सुधांशु जी अवश्य पढ़ते हैं इस तरह के कागजात। मैं अचंभित रह गया, 15 मिलियन यानी लगभग 1.5 करोड़ देश के नौजवान देश से बाहर नौकरी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई नहीं लगता कि इस देश में उन्हें रोजगार मिल सकता है। इसलिए रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पर ये 3 सेक्टर जब तक देश के तरक्की नहीं करेंगे,
और एमएसएमई तरक्की नहीं करेंगी तब तक इस देश में रोजगार सृजन नहीं होगा। सुधांशु जी, रोजगार को लेकर सरकार भी डिफेंसिव मोड में रही है। मैं इसमें एग्जैगरेट नहीं करना चाहता बात, लेकिन ये फैक्ट है कि सरकार भी डिफेंसिव पे रही है। सरकार कह रही है हमने मुद्रा में इतना लोन दे दिया तो उससे भी इनडायरेक्ट सृजन हुआ है, हमने कई दूसरी योजनाओं के अंदर बड़ा लोन बांटा, उससे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, हमने मेक इन इंडिया बनाया, हमने स्टैंड अप बनाया, हमने जो बाकी रोजगार की योजनाएं हैं उनको लागू किया। लेकिन क्या वो काफी हैं उतने रोजगार सृजन के लिए जिस 2 करोड़ रोजगार सृजन की हर साल बात आपने करी थी? क्या 8 करोड़ रोजगार खड़े हो गए 44 में? देखिए, जो आपने रणदीप जी ने कहा कि जो सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उनकी बात सही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे बड़े क्षेत्र में गिरावट आई, परंतु क्यों? उसका आधार भी तो आप देखिए ना। हम रेरा लाए तो पहली बार हम रियल एस्टेट को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी और जिस प्रकार के हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने का काम किया है, तो इसकी वजह से जो रियल एस्टेट में पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, काले धन का इन्वॉल्वमेंट था, वो कम हो रहा है। तो ये आप निश्चित मान लीजिए कि जब रेगुलेशन होगा तो आगे जाकर किसी आम आदमी को जिसके पास नंबर 2 का भारी पैसा देने का नहीं होता है, उसके लिए खरीदना सहज हो जाएगा। यह फैक्ट भी हमें समझना चाहिए कि जब हमने यह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है तो पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा एफडीआई रियल एस्टेट सेक्टर में इधर आना शुरू हुआ है, क्योंकि उन्हें लगा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा है, चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, नीट एंड क्लीन हो रहा, आगे बढ़ेगा। अब रोजगार के उस विषय पर मैं आता हूं। देखिए, जैसे जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो रोजगार को लेकर एक कॉन्सेप्ट में बदलाव आया था। आप सबको याद होगा 90 में जब मंडल कमीशन को लेकर इतना बड़ा एजिटेशन हुआ था, उसके मूल में क्या था? रोजगार का विषय तो था कि रोजगार कहां से मिलेगा इतने लोगों को। सबको लग रहा था मेरा रोजगार छिना जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा एक माइंडसेट था कि रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, और उसमें प्राइवेट को मतलब अरे वो तो डाला की नौकरी, उसमें क्या रखा हुआ है। बट आपने देखा जब ओपननेस ऑफ इकोनॉमी आई, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, रोजगार चेंज हुआ, तो भारी संख्या में प्राइवेट सेक्टर में जॉब आए, और आज की डेट में 90% लोग तो प्राइवेट सेक्टर के जॉब में काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से अब हमारी सरकार ने आने के बाद जॉब के बारे में एक विचार बदलने का भी प्रयास किया है, जिसका मतलब है कि छोटा एंटरप्रेन्योर, सेल्फ जनरेटिंग जॉब। जो 10 करोड़ लोन मुद्रा योजना में दिए गए, उसमें 3 करोड़ लोग ऐसे हैं। इसमें देखिए, मुद्रा योजना में 10,000 से 10 लाख, यानी जिसको 1 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए। अगर कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है जिसके पास जिंदगी में कभी अपना 1 लाख रुपया होगा ही नहीं कि वो अपना रिक्शा रख सके, क्योंकि उसके पास कोलेट्रल नहीं था देने के लिए, तो वो बेचारा एक प्रकार से नौकर है, और दिन में मुश्किल से 100 रुपए बचा पाता है। अपना हो जाएगा तो 600-700 रुपए बचाएगा। ऐसे 3 करोड़ लोगों ने रोजगार लिया, तो मान लीजिए 3 करोड़ नए रोजगारों की शुरुआत हुई। और दूसरा उदाहरण जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बोला था कि ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में जो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट होता है कि इस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया तो ये फला जगह काम कर रहा है, वहां से इसका एम्प्लॉयमेंट फंड आ रहा है। यदि पिछले 1 वर्ष में 70 लाख नए ईपीएफ अकाउंट्स खुले, इसका मतलब 70 लाख लोग कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था से जुड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोजगार के माइंडसेट में चेंज आ रहा है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया कॉन्सेप्ट को हम माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छे ढंग से प्रोपोगेट करने में सफल हुआ। एक बात में प्रशांत, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रशांत के पास चलूंगा। प्रशांत, सबसे बड़ा दोनों इस बात पर एग्री करें कि जो आपका सेक्टर है जिसमें हम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी बेचने या प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त की बात करते हैं, उसमें क्या कारण है कि इतना स्लो डाउन आया? उसके 2 बड़े फैक्टर्स क्या हैं, और आप सरकार और विपक्ष दोनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो सेक्टर है, जैसे आपने बोला था कि जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं इंडिया में रोजगार देने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको बोलते हैं, उसमें जो मकान का है वो हमारा सेक्टर है। लेकिन ये जो सेक्टर है, एक तरीके से जिस हिसाब से ये देश के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको एक प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं मानता हूं कि इसके अंदर रेगुलेशन बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा जो क्रेडाई और जो बाकी एसोसिएशंस हैं, हम रेरा को वेलकम करते हैं। बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी आई है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा सेक्टर को एक रिकग्निशन देने का पहला कदम है
क्योंकि हम कब से बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है एक रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्री होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, जो आज के डेट में भी नहीं है। उसमें क्या है कि हमारे सेक्टर में, जैसे आपने बोला व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स, जैसे ये 3 चीजें एक साथ एक ही साल के अंदर हुई, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड रेरा। तो इससे क्या है कि हमारे इंडस्ट्री को, जैसे रेरा को लाने में, उसको पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए काफी टाइम लगा। अभी भी थोड़ी कुछ अनक्लैरिटीज हैं अभी भी, जिसके वजह से थोड़ा सा ये रियल एस्टेट कुछ स्लो डाउन हुआ है। अब जैसे आपने कहा कि ये जैसे इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं इस चीज से जुड़े हुए हैं, जो 200 इंडस्ट्री से ज्यादा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो रियल एस्टेट स्लो डाउन होगा तो वो इंडस्ट्रीज भी स्लो डाउन होंगी, कई चीजें ऐसे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इसको स्टेटस मिलता है खाली अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं, और भी एरियाज में, उसमें ये फायदा है कि हमारे को फंडिंग, जो अभी फंडिंग इज अ मेजर इशू इन रियल एस्टेट, जिसकी वजह से कुछ स्लो डाउन भी है, क्योंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। आपने बोला कि एफडीआई इज देयर, दैट इज गुड, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ही हैं जिसके अंदर एफडीआई आता है। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रशांत, रियल एस्टेट ने मजे भी बहुत लिए हैं कुछ सालों। नहीं, क्योंकि बिल्कुल मजे लिए उन्होंने, और मजे ऐसे लिए हैं कि 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको एस्केलेट करके 1.5 में बेचा, 2 में बेचा, 2.5 में बेचा। आपने ब्लैक मनी का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक रेगुलेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम भी इस देश को प्यार करते हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। और जैसे जैसे नया इसके अंदर जनरेशन आ रहे हैं रियल एस्टेट में, तो हमारी भी कोशिश है कि इंडस्ट्री को एक तरीके से रेगुलेट किया जाए और साफ किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे को प्रॉब्लम फेस होते हैं वो भी उनको बताना बहुत जरूरी है। जैसे कई वर्ष से हम ये मांग रहे हैं, एक तो इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी, सेकेंड है सिंगल विंडो क्लियरेंस। अब जैसे आपको मालूम है कि अब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम हरियाणा में, अब हरियाणा में कोई 30, 35, 40 टाइप के अलग अलग क्लियरेंसेज हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस, अलग अलग क्लियरेंस। तो हम कब से कह रहे हैं एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि एक ही विंडो से क्लियरेंस मिल जाए और काम करना शुरू हो जाए। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको जल्दी से बताता हूं। लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हुआ है, लेकिन उसका वजह क्या है ये आम लोगों को मालूम नहीं है। फॉर एग्जांपल इन गुड़गांव अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप बेचना शुरू कर सकते हो, लेकिन विदाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए सरकार को देना है, तो उसमें डिले क्यों है। और रेरा के अंदर एक और लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेरा को इफेक्टिव बनाने के लिए सिर्फ डेवलपर को मत लाइए, क्योंकि इस चेन में कई लोग हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी हैं। और अगर प्रॉपर रेरा को इफेक्टिव बनाना है तो जो भी इस लिंक में इन्वॉल्व है सबको आप ले आइए उस पर। ठीक है रणजीत जी, आप कुछ कहना चाहते थे रोजगार के मुद्दे पर, क्या आप इनके फिगर से डिसएग्री करते हैं? नहीं, सुधांशु भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अब नए किस्म के रोजगार का सृजन कर रहे हैं। सही है, वो तो पकोड़े तलने वाला रोजगार पैदा करना चाहते हैं, परंतु माफ कीजिए, पकोड़े तलने को नौजवान भी पकोड़े तलने को पढ़े लिखा नौजवान तब मजबूर होता है। पकोड़े तलना रोजगार है, पर माफ कीजिए, एक स्किल्ड साथी अगर पकोड़े तलने पर मजबूर है तो ये देश को जानने की जरूरत है कि उसका क्या कारण है। पर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि क्या पकौड़े तलना एक स्किल्ड कारोबार है कि नहीं है? क्या हर आदमी पकौड़े तल सकता है? पर क्या, मैं यहां पूछ रहा हूं, हर आदमी पकौड़े तल सकता है क्या? पर क्या नहीं, मेरा आपको ये कहना है, क्या आप पूरे देश को केवल पकौड़े तलने बिठाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। कोई एमबीए है, कोई पीएचडी है, कोई इंजीनियर है, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है, किसी के पास और स्किल है। अगर सब पकोड़े तलेंगे तो बेचारा पकोड़े तलने वाला कहां जाएगा? इसलिए हर आदमी का डिफरेंट रोजगार है। यह कहना कि कोई एक टेलीविजन स्टूडियो के बाहर पकोड़े तल रहा है क्योंकि वो नौजवान जो पढ़ा लिखा है उसको काम नहीं मिला,
तो वो काम ना, अपना काम नहीं मिलने के कारण वो एक काम करने पर जो उसकी शायद स्किल सेट से बहुत कम है, करने पर मजबूर है। मजबूरी में किया हुआ रोजगार सरकार द्वारा दिया गया रोजगार है, शायद ये गलत है। देखिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस बात पे ऑन लाइटर नोट एक बात कहूंगा, कांग्रेस के मानसिकता में एक प्रॉब्लम है। वो जो सामंती सोच है ना, चिदम्बरम साहब बोल गए, अरे पकौड़ा तलना कोई जॉब है क्या? इनके निष्कासित नेता मणिशंकर अय्यर जी पहले ही बोल चुके हैं, चाय बेचना है तो आके यहां पे चाय बेच ले हमारे यहां। इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आ चुका था प्रधानमंत्री के लिए, तू चाय बेच। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये छोटे स्तर के व्यवसाय की स्वाभिमान और प्रभावकता को स्वीकार करने के लिए अभी तक तैयारी नहीं हो पाए हैं। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो दोनों बातों पर डिस्कशन चल रहा है, आप एक सीए हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि वाकई रोजगार के साधन पिछले 44 महीनों में डेवलप ही नहीं हो पाए? क्या ये फैक्ट सही है? क्या ये बात जो कर रही है कांग्रेस की 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, मैं मानता हूं 2 करोड़ रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इतना डाउन हुआ है रोजगार का डेवलपमेंट? सर, टूल है इकोनॉमी को व्हील्स देने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और हर साल फाइनेंस मिनिस्टर को यह अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो पिछला साल गया है उसको रिव्यू करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और नए साल की योजना दे। कितने स्मार्ट सिटी बने या कितने स्मार्ट सिटी आज तक पास हुए 44 महीने में? नहीं, वो देखिए, वो प्रक्रिया तो चल रही है, और आपको पता है कि भूमि अधिग्रहण वाला विषय भी उसी के साथ लंबित था। परंतु अनेक शहरों में शहरी विकास की गुणवत्ता को सुधारने के अनेक महत्वपूर्ण काम हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, शहरों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी बहुत बड़ा सेक्टर होता है। एनर्जी में एक होता है कि साहब आपने पावर सब जगह अवेलेबल करा दी, हमने गांव में भी करा दी, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी और क्लीन एनर्जी कहां से आएगी? हमने इनिशिएटिव लिया, जैसे उदाहरण के लिए एलईडी बल्ब्स, उससे बचत होगी, वो सस्ता होगा, वो तो एक एस्पेक्ट है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी का हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हब भारत को बनाया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र भारत बना, क्योंकि भारत में हमारे पास उपलब्धता है सूर्य की इतनी कि हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बना सकते हैं और उसका लाभ गांव तक मिलेगा। यानी अगर किसान भी चाहे तो अपने क्षेत्रों में सोलर पैनल लगा के काम कर सकते हैं, तो हम शहर से लेकर गांव तक की भी एनर्जी रिक्वायरमेंट को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा, ये जो आंकड़े होते हैं ना, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, इनका सही ढंग से उपयोग हो। अब उन्होंने आजादी के समय की बात की, मैं याद देना चाहता हूं, आजादी के बाद 50-60 के दशक में, 70 के दशक तक भारत की ग्रोथ रेट क्या होती थी? 2% के आसपास कही जाती थी, 1.25-2%, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। मगर आप मजेदार बात यह देखिए कि जब हम सत्ता में आए थे 98 में, वो कौन सी पार्टी जिसको राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कहा जाता था, तब ग्रोथ रेट क्या थी? 98 में मैं बात कर रहा हूं, 4.8 या 9%। जब हमने छोड़ा तो कितनी थी? 8.4%। ठीक, अब जब आए थे हम, आपकी सरकार के ही डाटा था, आंकड़ा था, बेस तो पैराडाइम हमारे टाइम में बदला है ना, उस समय फिर वो 4 कुछ प्रतिशत पे आ गई थी। तो भाई आप ये समझ लीजिए, जब जब हमारी सरकार आई है, हमेशा ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से बहुत ऊपर रही है, और ज्यादातर समय पे ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन की दुगनी रही है। अब यह एक विचित्र संयोग है कि जब कांग्रेस आती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि ग्रोथ रेट नीचे और इन्फ्लेशन की रेट ऊपर होने लगती है। मुझे मतलब स्मार्ट सिटी का आंसर नहीं मिलेगा। मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं, एक ही बात। एक कहावत है हिंदी की, मतलब नाम बड़े में जाने को तैयार, नाम बड़े दर्शन छोटे। सवाल देश का है, सवाल कांग्रेस और बीजेपी से देश बड़ा है। नाम बड़े दर्शन छोटे एक पुरानी कहावत है। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, आपने एक सवाल पूछा, आपने भी एक सवाल पूछा, मेरे आदरणीय साथी बड़ी बुद्धिमता से, बहुत बुद्धिमान हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, शायद भाजपा के सबसे काबिल साथियों में से एक हैं, हर जहर पार्टी में गुण है। बता गए कि एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना 4 वर्ष में, सच्चाई यही है। और स्मार्ट सिटी में सर भूमि अधिग्रहण नहीं है, शायद आप गलत समझ गए। स्मार्ट सिटी एग्जिस्टिंग सिटी को अपग्रेड करना है, तो कोई लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व नहीं था। पर सच्चाई ये है कि क्या है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? 100 किलोमीटर में दिल्ली बसी है, उसका 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हम स्मार्ट बनाएंगे। और स्मार्ट क्या है? एलईडी बल्ब लगा देंगे, वायर अंडरग्राउंड कर देंगे,
इंटरनेट की फैसिलिटी दे देंगे। ये तो स्मार्ट सिटी नहीं होती। या 1 किलोमीटर में सीवरेज की व्यवस्था और अच्छी कर देंगे, 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दिल्ली का एरिया सुधर जाएगा। ये स्मार्ट सिटी नहीं है। नाम अच्छा, लेवल बहुत बड़ा, काम कुछ नहीं। आपने बात की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, 2-3 चीजें हैं उसमें बड़ी खूबसूरत। 9.91 करोड़ आपने कहा खाते खोले और उसमें बड़ा पैसा दिया। पैसा कितना दिया? 44,298 रुपया। 44,298 रुपए में कौन सा बिजनेस इस देश में समेत पकोड़े तलने के आप चला सकते हैं, मुझे बता दीजिए। एक और आपने कहा जनधन में बहुत सारे खाते खोले, बहुत अच्छी बात है, खुलने चाहिए। 15-15 लाख की उम्मीद में बड़े लोगों ने खाते खुलवा लिए कि 15 लाख मोदी जी देने वाले हैं। हुआ क्या? लोगों ने 73,000 करोड़ रुपया जमा करवाया। मोदी जी ने कहा था 5,000 रुपया सबको ओवरड्राफ्ट दूंगा। दिया कितने लोगों को? 31 करोड़ में से सिर्फ 31 लाख को दिया, 353 करोड़। यानी लोगों ने तो 70,000 करोड़ जमा करा दिया, आपने ओवरड्राफ्ट दिया 353 करोड़ का, 1% को। 99% का क्या हुआ? 15 लाख भी नहीं आए, खुद का पैसा भी उन्होंने जमा करवा दिया, ओवरड्राफ्ट भी नहीं मिला। इसी तरह की अगर आपकी इस प्रकार की अगर आप स्कीम चलाएंगे, आपने उज्ज्वला योजना तो चला दी कि मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे, नहीं वो बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी है, परंतु 414 का जो सिलेंडर है वो 741 का कर दिया। अब वो गृहिणी के पास भी तो दे रहे हैं, नहीं सब्सिडी भी तो दे रहे हैं। उज्ज्वला आप गृहिणी के पास इस समय गैस कनेक्शन है, होना चाहिए, हर हमारी बहन के पास होना चाहिए, परंतु हर वो व्यक्ति जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है उसका क्या हो रहा है? पेट्रोल और डीजल पे आपने 11 बार टैक्स बढ़ाकर 6 लाख करोड़ इकट्ठा कर लिया, 5,97,000 करोड़। हम 35,000 करोड़ सब्सिडी देते थे जिस साल हम गए, आप 6 लाख करोड़ वापस कमा रहे हैं। नतीजा क्या है? आज पेट्रोल और डीजल का रेट क्या है? मैं अभी दिल्ली में चेक कर रहा था, 74 रुपया के करीब पेट्रोल और 68 रुपया डीजल, और बंबई जाओ तो 80 रुपया तक है। तो आपने पैसा बड़ा टैक्स लगाकर अर्जित किया, पर क्या आम जनमानस को, गृहिणी को, साधारण व्यक्ति को लाभ पहुंचा? इसलिए फट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, उसके नीचे कुछ काम करने की आवश्यकता है। देखिए, जो आपने कहा उसमें मैं ये फैक्ट सामने रखना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो सब्सिडीज थी वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो आपको पता है सरकार का कितना पैसा बचा? 57,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अननोन हाथों में जा रही थी। मतलब वो लोग जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनके नाम के ऊपर सब्सिडी जा रही थी और बीच के दलाल खा रहे थे। वो पैसा बचा और जनता के कल्याण में प्रयोग हुआ। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी, आखिरी के महीनों में ताल कटोरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। राहुल गांधी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बड़े आदेशात्मक शैली में उस अधिवेशन में कहा था कि प्रधानमंत्री जी, हमें 3 सिलेंडर और चाहिए गैस के सिलेंडर्स के लिए। 9 सिलेंडर थे, वो सब्सिडी पे मिलते थे, उसके बाद सब्सिडी से वो बाहर हो जाते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, 3 और सिलेंडर चाहिए, यानी आप कह रहे थे और चाहिए। जनता के विश्वास का अंतर देखिए और उस ढंग से उसका वित्तीय समायोजन का भी अंतर देखिए कि जब हमारी सरकार आई, प्रधानमंत्री ने कहा और नहीं, उन्होंने कहा जो सक्षम संपन्न लोग हैं छोड़ दीजिए, आप गिव इट अप, और लाखों लोगों ने छोड़ दिया। और 3 करोड़ लोगों को जो उज्ज्वला योजना में दिए गए, उसमें भारी संख्या में वो लोग हैं जो सक्षम थे। उन्होंने कहा ठीक है, हमें वो 400 रुपए 500 रुपए महीने की सब्सिडी नहीं चाहिए। तो आप ये देखिए कि वहां से आर्थिक स्रोत भी आया, समाज में सकारात्मक भाव भी आया, और ये दोनों कब आए? जब जनता में विश्वास तो हो कि प्रधानमंत्री ने कहा छोड़ दीजिए तो छोड़ दिया। सामान्यता तो क्या होता, लोग कहते हैं और दीजिए। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इस विचार में और इन चीजों में, सब्सिडी के मामले में सरकार ने नई सोच के साथ भी काम किया और टेक्नोलॉजी का भी बेहतर यूज किया है, और जिसकी वजह से उसमें बहुत बचत। प्रदीप अग्रवाल जी हैं। केवल एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, है गुस्ताखी। 37 करोड़ बचत हुई सिलेंडर में गिव इट अप से, और 102 करोड़ आपने इश्तहार पे उसके खर्च कर दिए। बहुत खूबसूरत नाम लगाया, प्रधानमंत्री जी ने कहा छोड़ दीजिए, उस पर 102 करोड़ खर्च हुआ, बचत हुई 37 करोड़ रुपए की। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बचत का देश को कोई लाभ है। देखिए 102 करोड़ और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है 138 जिले में हम लागू करके गए थे। आपको लागू करना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
यूपीए ने जब सत्ता छोड़ी तो 138 जिलों में देश के लागू हो चुका था। इसलिए आप हमारे काम का श्रेय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देश आगे बढ़े। पर कम से कम जो बात हो रही है, 1071 करोड़ रुपया आपने 4 साल में इश्तहार पे खर्च किया। सरदार मनमोहन सिंह जी ने 221 करोड़ 10 साल में किया था। तो थोड़ा इश्तहार की बजाय काम करने पर भी समय लगाइए। देखिए, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि जहां आपने इश्तेहार की बात कही, तो मैं कहना चाहूंगा कि उसमें किसने क्या किया और कितना खर्चा, वो आंकड़ा निकाला जा सकता है। पर इश्तेहारों का भी तो आप ध्यान दीजिए। जब यूपीए की सरकार थी तो आखिरी दिनों में टीवी पे क्या इश्तेहार चल रहा था? हो रहा भारत निर्माण, यही चल रहा था ना, हो रहा भारत निर्माण। और हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है कि स्वतंत्र भारत के निर्माता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भैया, वो 70 साल पहले निर्माण करके चले गए थे और 70 साल बाद भी इश्तेहार में निर्माण ही हो रहा था। तो या तो इश्तेहार ही गलत था, या इसका मतलब आप 70 साल तक लोगों को पूरी तरीके से बेवकूफ बना के रखे हुए थे निर्माण के नाम के ऊपर। अब इसमें मैं एक और आपके सामने एक आंकड़ा देता हूं। कई बार जिस ढंग की चीजें रखी जाती थी, जो वो आंकड़े जो आप लोगों ने सुने होंगे, जब खाद्य सुरक्षा बिल आया तो कांग्रेस ने इस बात को लेकर बड़े जोर देके कहा कि साहब 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करानी है। आपको याद हो, मतलब सोनिया जी की तबीयत भी खराब थी, फिर भी वो संसद में आई और कांग्रेस ने कहा कि साहब वो इतना बड़ा विषय है क्योंकि 2/3 लोगों को 2 वक्त की रोटी मुझे मिलनी, उपलब्ध करानी, इसलिए खाद्य सुरक्षा कानून जारी। ये इनकी सरकार का कहना था। और इन्हीं की सरकार का आंकड़ा क्या था कि बिलो पॉवर्टी लाइन नीचे वाले कितने लोग हैं? 30%। तो भैया, मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो कौन से 36% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर थे, मगर 2 जून का खाना उनके पास उपलब्ध नहीं था। इससे समझ में आता है कि जो आंकड़ों की बाजीगरी और हकीकत में काम की डिलीवरी, इन दोनों में कितना भारी अंतर था। तो एडवाणी जी कहा करते थे मोदी जी के बारे में कि वो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजमेंट कर पाते हैं, तो इसलिए वो तो आप ही का दिया सर्टिफिकेट। अब तो धीरे धीरे राहुल जी भी सीख गए हैं। राहुल जी भी सीख गए इवेंट में। अब इवेंट पे एक छोटी सी बात हमने नहीं कहा, मैं तो एडवाणी जी की बात आपको याद करवाई, आपके तो इवेंट की हकीकत भी बता देता हूं। देखिए साहब, गुजरात का चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी तमाम मंदिरों के दर्शन करने गए। उन्होंने कहा, ये मेरी श्रद्धा का विषय है, जाना कोई बात नहीं चाहिए। पर भैया, वो श्रद्धा थी या इवेंट, ये तब समझ में आया। हम और आपके मन में श्रद्धा होती है तो जिस दिन हमें जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उस दिन तो हम मंदिर जरूर जाते हैं, चाहे पहले जाएं चाहे बाद में जाएं। मगर जिस दिन राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस दिन किसी ने मंदिर जाते उनको देखा? क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका था। तो श्रद्धा थी या इवेंट? तो इवेंट मैनेजमेंट में तो आप लोग बड़े माहिर हैं भाई। तो मैंने कहा आगे से इजाजत लेकर जाया करेंगे, क्योंकि मंदिर जाने के लिए अब सुधांशु जी की पार्टी की इजाजत लेनी पड़ेगी। हम लोग देखते रह गए कि भाई ये पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे, मंदिर जाते दिखे ही नहीं। देखिए, गुजरात के लोगों ने निर्णय कर दिया, ठीक है कि आप 160 या 65 की बजाय 3 का आंकड़ा नहीं छू पाए और हम 10 सीटों से चुनाव हारे, पर जहां जहां आपने हमारा उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, राहुल गांधी जी के उनकी श्रद्धा को चुनौती दी, वहां वहां गुजरात के लोगों ने आपको जवाब दिया, क्योंकि वो सारी सीटें कांग्रेस जीती। ये रिकॉर्ड। चलिए प्रदीप, एक वाक्य और कह देता हूं। देखिए, इनकी खुशी समझी जा सकती है गुजरात हारने के बाद भी। कांग्रेस से राहुल गांधी जी के साथ एक बड़े ही विचित्र मनोभाव में है। देखिए साहब, हिमाचल हार गए तब भी खुशी है, गुजरात 6ठी बार हारे हैं तो उस बात का भी जश्न है कि हमारा बड़ा प्रभाव बढ़ गया। एक राज्यसभा जीतते हैं तो देश भर में ऐसा जश्न मनाते हैं कि जैसे पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव जीत लिया हो। निरंतर चुनाव हारने के बाद जब अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होते तो उसका जश्न मनाते हैं। तो मुझे उनके लिए वही पंक्ति याद आती है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। आप देखिए, ऐसा है, शेर व शायरी तो आपको भी कम नहीं आती है। मैं तो आपको केवल यही कहूंगा कि हम तो सागर हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे रास्ता बन जाएगा। तो इसलिए अहंकार, आप भी 2 पर थे, पर जब आप 2 पर भी थे तो राजीव गांधी जी उस दिन भी अगली श्रेय पंक्ति में बिठाकर वाजपेयी जी और एडवाणी जी से राय लिया करते थे। राजीव गांधी जी ने विशेष तौर से वाजपेयी जी के तजर्बे का उस दिन भी फायदा लिया था।
मजाक नहीं उड़ाया था। कभी आप 2 पर थे, आज आप 282 पर हैं, 282 से 2 पर पहुंच जाएंगे, ये जनता फैसला करेगी। देखिए, जब हम लोग 2 पे थे तो ना अडवाणी जी संसद में थे ना अटल जी संसद में थे, दोनों ही चुनाव हार गए थे। और आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने एक वक्तव्य भी बोल दिया था भाजपा के लिए कि इनका तो परिवार नियोजन हो गया, हम 2 हमारे 2, यानी 2 नेता अटल जी अडवाणी जी और 2 सांसद थे, एक आंध्र से जीते थे और एक गुजरात से जीते थे। परंतु उसके बावजूद आपने देखा कि आज 30 साल के बाद कांग्रेस 414 से 44 पे, हम 2 से 282। उत्तर प्रदेश जो गांधी परिवार का गढ़ था, आप लोगों को पता है कि 1985 के चुनाव में कितनी सीटें थी कांग्रेस की? 267। आज कितनी सीटें हैं? आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, और हमारे पास 18 थी और आज 325 है। तो मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा अंतर जनता ने दशक दर दशक में दिया, ये मैं किसी एक चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं कि झटके में आप कहें ऐसा हो गया, वो लहर आ गई और ये। इसी प्रकार के अहंकारी शब्द 2004 में भी कहे गए थे और आप तब भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे और तब भी मैं आपके पास आया और कहा था कि जीत का अहंकार नहीं और हार से निराशा नहीं, जब तक आप राष्ट्र निर्माण के काम में अपने लगे हैं। और 2004 में इंडिया शाइनिंग इसी अहंकार की वजह से लोगों ने नकारी थी। और हम याद करिए गुजरात के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब चुनाव हार गए थे और 4 महीने बाद जब इसी अहंकार के कारण चुनाव हुआ तो हम 200 के करीब पहुंच गए और फिर उससे अगली बार 207 पर पहुंच गए। तो इसीलिए 10 वर्ष सरकार चलाई। हमने सरकार लोगों के जनमत के आधार पर चलाई है और आपकी संख्या क्या थी ये भी जनमत के आधार पर ही चला। इसलिए हार जीत का जो निर्णय है वो 125 करोड़ लोग करेंगे, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, एग्री करता हूं। अब आता हूं मैं हमारे सीए साहब के पास। 2 सीए हमारे साथ, अनिल कुमार जैन जी और सचिन गोयल साहब। सचिन जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितनी कट मिलेगी? क्या आपको लग रहा है कि 5 लाख तक जाएंगे, 5 लाख की छूट होगी? देखिए, कट तो जरूर मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास लेकिन बहुत ज्यादा रूम नहीं है कट देने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कट में ही बेनिफिट दिया जाए। और बहुत तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशंस होती हैं, सेक्शन 80C है इनकम टैक्स में, तो उसमें लिमिट बढ़ा के दे सकते हैं। अनिल जी, यहाँ पे एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी, जो इनकम टैक्स का जो एंगल है, कलेक्शन है, ये हम लोग बार बार क्वांटिटी पे जोर दे रहे हैं, क्वालिटी पे जोर नहीं दे रहे हैं कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाए जाए। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ा के आप क्या करेंगे? अगर रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता है आपका, तो वो जो क्वालिटी टैक्स पेयर्स होने चाहिए वहां पे प्रेशर होना चाहिए। तो बहुत अच्छा होगा अगर फाइनेंस मिनिस्टर इस लिमिट को 2.5 लाख से 5 लाख कर दें। सुधांशु जी, आपको लगता है लिमिट बढ़ेगी? जो सबसे जेन्युइन मांग है उस वोटर की जो बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है। देखिए, उस विषय के बारे में तो कुछ घंटे का इंतजार करिए तो स्थिति स्पष्ट होगी। पर आपने जो बात कही तो वो बात सही है कि क्वालिटी टैक्स पेयर वाली बात, परंतु उसी के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि हम अपना टैक्स का बेस भी व्यापक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जब टैक्स के दायरे में आते हैं तो वो फॉर्मल इकोनॉमी का भी हिस्सा बनते हैं। और जब वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं तो उनको उस ग्रोथ की प्रक्रिया में जो अभी तक वो हाशिए के बाहर खड़े थे उन्हें इन्वॉल्व किया जा सकता है। जैसे इस वर्ष में इनडायरेक्ट टैक्सेस में 50% की वृद्धि हुई है और आप देखें कि जो टैक्स में के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में भारी अंतर आया है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में ले जाना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए अच्छा, उसमें एक व्यवहारिक बात भी आती है। जैसे लास्ट ईयर आपको याद हो जो टैक्स स्लैब थी वो टैक्स का लिमिट नहीं बढ़ाई गई, पर स्लैब को 5% का कर दिया गया, 2.5 से 5 लाख के बीच में। इसके पीछे मोटिव यह था सरकार का कि यदि टैक्स स्लैब कम होती है तो व्यक्ति उसमें आना पसंद करता है बजाय बचने के रास्ता ढूंढने से। तो उसे 5% कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगती, 5% देकर वो टैक्स के हिस्से में आ सकता है। तो हमारा टैक्स बेस भी ब्रॉडन होता है, रेवेन्यू कलेक्शन भी बेटर होता है और धीरे धीरे एक वो तबका जो कि इकोनॉमी के फॉर्मल सेटअप से बाहर था वो भी उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता। तो मैं मानता हूं कि वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था। देखिए, 2 बातें यहां आई। पहला तो इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट डायरेक्ट टैक्स एक्सपेंशन बेस। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी, सर्विसेज टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप चाहे टैक्स के ब्रैकेट में हैं या नहीं हैं, चाहे आप टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं।
आप जब पेट्रोल खरीदते हैं आप टैक्स देते हैं, आप जब डीजल खरीदते हैं टैक्स देते हैं, हर वस्तु जब आप खरीदते हैं तब आप टैक्स दे रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, किराने का सामान खरीदते हैं टैक्स देते हैं, बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, सड़क पर चलते हैं, टेलीफोन इस्तेमाल। तो इसलिए ये नहीं है। आई एग्री, अगर हमको, और ये कोई आलोचनात्मक नहीं सकारात्मक सुझाव है, अगर क्वालिटी ऑफ टैक्स पेयर, सबसे ज्यादा टैक्स कौन देते हैं? जिनके पास आय ज्यादा है, स्वाभाविक तौर से। कई बार जब हम बहुत बड़ा टैक्स बेस कर लेंगे तो जो असली में टैक्स देने वाले हैं वो उसमें से बचकर निकल जाएंगे किसी ना किसी प्रकार से। हमारे पास ऑफिसर्स और रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर को जरूर सोचना चाहिए कि वो लिमिट बढ़ा दें, क्वालिटी ऑफ जो टैक्स है वो जो है क्वांटिटेटिव जो है वो जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएं, और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हाई है, आफ्टरऑल ये 30% टैक्सेशन नहीं है। आप हाउस टैक्स देंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो हर चीज के ऊपर तो टैक्स है हमारे मुल्क में। इसलिए हमें इनकम टैक्स स्लैब कम करके, अगर इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब इतनी हाई है तो हर व्यक्ति चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है या नहीं भर रहा, इस देश में टैक्स दे रहा है। इसलिए क्वालिटी ऑफ जो है वो हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आपसे सहमत हूं। बहस को मैं आगे ले जाता हूं। मैं पराग अग्रवाल जी के पास चलता हूं, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और सीएमडी हैं जन जल के। पराग जी, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर के हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि मैं आर्थिक सर्वे का एक फैक्ट आपको पढ़ के सुना रहा हूं, और आर्थिक सर्वे का फैक्ट ये कहता है कि भारत को आर्थिक सर्वे में आने वाली कल की तस्वीर भी पेश है। 2031 तक भारत में शहरी आबादी 60 करोड़, सिर्फ शहरी आबादी 60 करोड़ होने का अनुमान है। मतलब शहरीकरण बढ़ेगा तो मकान से लेकर शहरों के बुनियादी ढांचों में विस्तार की जरूरत पड़ेगी। भारत को 2040 तक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 4500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है। ये पैसा कहां से आएगा? क्या भारत सेल्फ सस्टेन्ड होगा कि इतना पैसा जनरेट कर लेगा, या उसको किसी और को ताकना होगा? क्योंकि 2031 की बात करें तो हमारी इकोनॉमी भी काफी हद तक बदल जाएगी। पहले तो मैं यहां से शुरू करूंगा कि हम समझते हैं, हम मानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड एक है और दूसरा है सोशल सेक्टर साइड, जिसमें हम काम करते हैं। हमारा ये विश्वास है कि हम भारत में काम करते हैं। हमारी जो समझ है जमीन पे आदमी, जो आम आदमी है हिंदुस्तान का, आज इन द लाइटर वे में एक बात कहूंगा कि 60 साल से 65 साल से लोगों का विषय, लोगों की जरूरत थी रोटी कपड़ा मकान। आज की लेकिन जो जरूरत लोगों की है, जो पीड़ा लोगों की है, वो है हवा पानी बेईमानी। इन तीनों चीजों से लोग बचना चाहते हैं। इन तीनों चीजों में लोग सुधार अच्छी लाइन दी, हवा पानी और बेईमानी। हवा भी खराब है, पानी भी खराब है, और ईमानदारी भी बची नहीं है। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, हवा पानी और बेईमानी। चलो माना भ्रष्टाचार को लेकर हम एक अलग बहस कर सकते हैं, और उस पर आप भी कई सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी कई सारे रिफॉर्म्स किए, आप लोगों ने भी कई सारे रिफॉर्म्स किए थे, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन जो दो बेसिक फैक्टर हैं, हवा और पानी, वो इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है, उसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि क्लीन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज की बहुत आवश्यकता है? अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें काफी अच्छी एक्सपर्टीज हासिल की। जापान है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जिनसे कि हम लोगों ने सहयोग भी लेने का प्रयास किया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था सोलर एनर्जी, वो कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी की तरफ ही बढ़ता हुआ चीज था। पानी की बात कही, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे मनरेगा स्कीम थी, पिछली सरकार ने शुरू किया था, उसमें पेमेंट होता था, परंतु मनरेगा में होने वाले पेमेंट को किसी एसेट क्रिएशन से नहीं जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने आकर उसको एसेट क्रिएशन से जोड़ा, और जो फंडामेंटल एसेट हमने कहा गांव में, वो क्या कहा कि भाई एक वाटर कंजर्वेटिव बॉडी बना दी जाए। यानी अगर एक पोखरे का ही निर्माण कर दिया गया तो उससे क्या हुआ कि मनरेगा के द्वारा पेमेंट भी हो गया और वो पानी के कंजर्वेशन का एक आधार भी बन गया। तो भारत में तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आज भी हम मानसून पर ही आश्रित रहते हैं, तो वहां कई महीनों के लिए जल की व्यवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या ये प्रयास काफी है? नहीं, पानी और हवा अगली पीढ़ियों के लिए और इस देश के लिए, आज के इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण। मैं कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। मैं कंप्लीटली आपको गैर राजनीतिक जवाब दे रहा हूं। मुझे नहीं लगता यह विवाद का प्रश्न हो सकता है, परंतु पिछले दिनों में
इन दोनों विषयों पर हमने क्या डाइल्यूशन किया है, यह भी देखने की आवश्यकता है। वाटर कंजर्वेशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, इन दोनों के मानकों और मापदंडों में अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को रिलैक्सेशन देने की बात हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन नॉर्म्स हो उनको स्ट्रिक्टली एडहियर ना करने की बात हो। अब दिल्ली का उदाहरण देखिए। दिल्ली में एक समय में जब हम एलपीजी बेस्ड लेकर आए और उसके बाद मेट्रो लेकर आए तो एक बार पोल्यूशन कम हुआ, अब दोबारा उतना ही बढ़ गया। कहते हैं कि चारों तरफ किसान वो जलाता है अपने फसल काटने के बाद, इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन है, जिसको पराली खड़ी भाषा में हम कहते हैं। पर क्या किसी ने यह देखने का प्रयास किया कि अगर मेरे खेत में पराली खड़ी है और अगर सरकार केवल 200 करोड़ रुपया दिल्ली के 100 किलोमीटर में इन्वेस्ट करे तो एक तो उससे एनर्जी क्रिएट होगी और एक किसान नहीं जलाएगा अगर आप खरीदना शुरू कर दें। उस 200 करोड़ की वजह से इस पूरे उत्तरी भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों में पोल्यूशन बंद हो सकता है। उसके लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली और केंद्र, इन 3 सरकारों को मिलकर एक प्रयास करना है और उस सारी पराली से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह सकारात्मक सुझाव दिया था, उनका पत्र आया, उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत करूंगा। हमने कहा कि अगर आप केवल वो मशीन्स दे दें और वो खरीद लें और वो सब जलकर उनसे बिजली बन सकती है तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगी। इस प्रकार के कुछ इनोवेटिव चीजों की आवश्यकता है। दूसरा है पानी, उस पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस देश की 2030 में सबसे बड़ी चुनौती क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगी। आज भी दिल्ली जैसे शहर के लिए है। जब तक हम उस पर एक दूरगामी और एक शॉर्ट टर्म प्लान नहीं तैयार करेंगे, हम इन विवादों में, इसी पचड़े में इसी प्रकार से पड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार कोई भी हो और दल कोई भी हो, उसको हवा और पानी, ये हमारी सेहत के लिए आज भी और कल भी आवश्यकता है, नहीं तो देश नहीं चलेगा। इसी में एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने कुछ प्रयोग किया है नागपुर शहर में। क्या किया है कि जो वाटर वेस्ट है, टॉयलेट वाटर है, उसको 2 इस तरीके से प्रयोग किया है। एक तो उससे गैस निर्माण करके उस गैस को वहां बसेस में सप्लाई भी किया है और दूसरा उसी वाटर को थोड़ा रिसाइकिल करके इरिगेशन के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। तो अगर हम इस ढंग से देखते हैं कि हम उसमें 70% वाटर को दोबारा यूज करने की स्थिति में आ जाते हैं, ऐसा वाटर जो पूरी तरह वेस्ट जा रहा था, तो जैसा आपने कहा, इस ढंग की चीजों को आगे बढ़ाकर हमें हवा और पानी के लिए आने वाले वर्षों में तैयार रहना होगा। हाउस वाइफ है वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप बताइए, खड़े हो जाइए थोड़ा ताकि लोग देख भी सकें, क्योंकि आप पिछली सीट पे बैठी हुई हैं, पिछली पंक्ति में बैठी हुई हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आप घर चला रही हैं, तो घर चलाने में आपको अपने बजट एलोकेशन में दिक्कत आ रही है? डेफिनेटली बहुत दिक्कत आ रही है। मैं सारी डिस्कशन सुन चुकी हूं और यही देख रही हूं, मेजर टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं और बीइंग अ हाउसवाइफ और फ्रीलांसर भी हूं मैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जहां पे जीएसटी 17-18 टैक्सेस मिला के आपने जीएसटी बनाया, तो जीएसटी के बाद भी कोई राहत नहीं है। दालें, पेट्रोल, गैस सब महंगा है अभी भी। मेरा मेजर क्वेश्चन है कि हमारे टैक्सेस, जब हमारी लेडीज के लिए टैक्स में एग्जम्पशंस दी जाती थी, तो 2012-13 में वो बंद की गई या एट पार हो गई। तो बीइंग अ हाउसवाइफ, एक लेडी जो घर का काम भी कर रही है, बच्चे भी देख रही है, फैमिली भी देख रही है और घर का सारा कुछ उसको बैलेंस करना है, पूरा घर का सिस्टम, तो वो एग्जम्पशंस के लिए क्या स्टेप लेंगे? सुधांशु जी, इसमें एक लाइटर नोट पे मैं जोड़ दूं, महिलाओं का बड़ा नुकसान किया आपने। उनने तो 500 के नोट रखे थे बचा के, 1000 के नोट बचा के रखे थे, पति से छुपा के रखे थे, सब आपने पानी बना दिए। परचेजिंग पावर सर आपने हमारी खत्म करवा दी है। नहीं, इसके मगर एक मैं फैक्ट भी आपको देना चाहूंगा कि जो मुद्रा योजना की बात की जाती है ना, आपको पता है कि इसमें कितनी मात्रा में महिलाओं ने लिया है? तकरीबन 60% जो छोटे लोन है ना, कुछ हजार रुपए वाले, वो महिलाओं ने लिए हैं और वो ज्यादातर घरेलू महिलाएं हैं जो अपना घर में बैठकर कुछ कारोबार करती थीं और उसके द्वारा जो उनको लोन मिला उससे उनकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई। दूसरा एक उदाहरण देते हैं, ये जो जेम प्रोजेक्ट है ना, जीएम वाला, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सरकारी कार्यालयों में जो छोटे मोटे सामान आते हैं, पेंसिल, कागज, कंडिया, इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट ऑनलाइन कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर अपना स्पेसिफिकेशन दे सकता है
और अपना डिटेल दे सकता है और वहां से ऑफिसेज में सीधे वो चीजें परचेज की जा सकती हैं। और इस चीज के सबसे बड़ी लाभार्थी जानते क्या हो रही हैं? ज्यादातर घरेलू महिलाएं, जो कि अपने घर में बैठकर ही खाली समय में इस प्रकार की चीजों को बना सकती हैं। और सरकार के लिए भी वो चीज अगर एक स्टैंडर्ड मानक के ऊपर उपलब्ध है, आपको जिस कागज का प्रयोग सिर्फ रफ में लिखने के लिए करना है, उसमें आपको कोई बहुत हाई क्वालिटी का कागज नहीं चाहिए, या जो पेंसिल रखने के लिए जो आपको बॉक्स चाहिए, उस प्रकार की चीजें की जा सकती। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ध्यान में रखकर, और एक और बात कहूंगा, स्टार्टअप में एक और बात सरकार ने कही है कि हर बैंक, हर शाखा को कम से कम एक SC, एक ST और एक महिला को लोन जरूर देना है। इसका अर्थ यह हो गया कि हम इस वर्ग में, SC ST वर्ग में और एक महिला वर्ग में, एक छोटे स्तर का ही सही एक एंटरप्रेन्योर खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हम यही मानते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है जो गरीब हैं, वंचित हैं, पीछे खड़े हैं, ना कि किसी समुदाय का। कंक्लूडिंग कमेंट रणदीप भाई। देखिए, कंक्लूड करने से पहले जो उनका सवाल था, मेरे आदरणीय दोस्त फिर टाल गए। उन्होंने सवाल ये कहा था कि मेरे घर का बजट बिगड़ गया है, GST से टैक्स का बोझ और बढ़ गया जी, महंगाई बहुत ज्यादा है, बच्चों की फीस और ज्यादा बढ़ गई, घर का जो पैसा था आपने नोटबंदी से सारा निकलवा लिया। बिल्कुल जी। जो बचत थी महिलाओं की, काला धन नहीं था इस देश की महिलाओं के पास, उनकी खुद की कमाई की वो बचत थी जो वो घर में गाहे बगाहे इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करती थी। जब पति उतना पैसा सेव नहीं करता, ये स्वाभाविक तौर से हमारे यहां महिलाएं पति से कम खर्ची। सर, इंडियन मेंटालिटी, ये सपोर्ट सिस्टम होता है जी, ये एक सपोर्ट सिस्टम था। तो अब सवाल ये है कि आम जो गृहिणी है वो अपने घर का बजट कैसे चलाए, जब घर के ऊपर हर चीज के ऊपर महंगाई और टैक्स का बोझ आपने लाद दिया है। सवाल ये था, आपने मुद्रा योजना, आपने किस प्रकार से महिला एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप करने की सोच रहे हैं, बड़े बड़े आइडियाज तो बहुत बताए, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी, ये है समस्या इस देश की, जिससे आज देश जूझ रहा है। जो हमारी एक साथी जो हैं उन्होंने यहां बताया, उसका जवाब आज इस सरकार के पास 4 साल के बाद नहीं। कंक्लूडिंग कमेंट। मैं फिर जिस पॉइंट से शुरू किया था, हम लोगों ने डिबेट उसी पे आ रहा हूं। उज्ज्वला योजना क्या थी? उस गरीब महिला को जिसके पास वो क्षमता ही नहीं थी कभी जिंदगी में वो गैस खरीद सके, उसको गैस मिली तो वो धुएं से जो उसके आंखों में आंसू आते थे उससे निजात मिली। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो जो क्लीन एनर्जी की हम बात करते हैं, जो वो गांव में रह के लकड़ी से चाहे चूल्हा जलाती थी, जो भी करती थी, क्लीन एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण और उस गरीब महिला को मिलने वाले कष्ट से निजात, तो कहीं ना कहीं सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ इसमें प्रयास किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यदि हमारे मन में यह स्वप्न है कि 21वीं सदी में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, तो वो हर धड़कन में दिखाई पड़ना चाहिए। यही कह के समाप्त करूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों आए, अब हमसे बात की, अपना बहुमूल्य समय शेयर किया। लेकिन हम इतना बता दें आपको कि हमारे इस बजट डिस्कशन में जो मेन मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों को कवर करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम 4 साल के बाद एक संकट की घड़ी में तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी घड़ी में जरूर खड़े हैं जहां कई सारे सवाल खड़े हैं, प्रश्न खड़े हैं। और चूंकि ये चुनावी साल है, इसलिए सरकार को और विपक्ष को दोनों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जन भावनाओं का वो पूरी तरह से इस बजट के अंदर सम्मान करें। खासकर सरकार को ध्यान रखना होगा और विपक्ष को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किस बात पर वो टिप्पणी करें और किस बात पर न करें। हालांकि ये विशेषाधिकार है विपक्ष का कि वो किसी भी बात पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि देश के फायदे में क्या है और देश के लिए नुकसानदेह क्या है। हमारी ये बहस बहुत सार्थक रही। आप तमाम लोगों का, आप तमाम मेहमानों का यहां पर आने के लिए, रणदीप जी आपका, सुधांशु जी आपका और मेरे तमाम बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस बहस बोले बजट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।